वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज का टॉपिक है पार्ट ऑफ सेल, दैट मीन्स कोशिका के भाग। आज हम लोग कोशिका के भाग के बारे में समझेंगे कि एक्चुअल में कोशिका के कितने भाग होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक फिगर है जिसमें दिखाया गया है कि कोशिका के एक्चुअल में कितने भाग होते हैं। देखिए, मोस्टली कोशिका को यदि बांटा जाए, कोशिका को समझने के लिए इसको तीन भागों में बांटा गया है। कितने? तीन पार्ट्स में बांटा गया है। पहला ये है कौन? सेल मेम्ब्रेन, यानी हम इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये रहा कोशिका के सबसे बाहरी भाग है, जो कोशिका को एक संरचना यानी एक आकार प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? एक आकार प्रदान करता है। ये कोशिका किस शेप का होता है, ठीक है ना। हम एक ये जंतु कोशिका की बात कर रहे हैं। इससे पहले हम ये बता चुके हैं कि जंतु और पादप कोशिका में क्या डिफरेंस है। यदि आप जंतु और पादप कोशिका में डिफरेंस नहीं जानते हैं तो हमारे YouTube के प्ले लिस्ट में जाकर जंतु और पादप कोशिका के डिफरेंस के बारे में समझ सकते हैं। अंतर क्या होता है उसके बारे में समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, यह एक जंतु कोशिका है। इसके तीन भाग होते हैं। कौन कौन? सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, दूसरा है साइटोप्लाज्म और तीसरा है न्यूक्लियस। अब इन तीनों के बारे में हम समझेंगे कि एक्चुअल में ये क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में समझ लिए, ये सबसे बाहरी भाग है और ये कोशिका को एक शेप यानी आकार प्रदान करता है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की और केंद्रक की। देखो, साइटोप्लाज्म क्या है? ये बीच वाला पोर्शन जो है एनिमल कोशिका में, जो केंद्रक होता है और बीच में पाया जाता है यानी मध्य में पाया जाता है, इसीलिए इसको सेंट्रल न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है ना। देखिए, यह बीच में पाया जाता है। अब केंद्रक यानी इस केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो स्थान है, ठीक है ना, यानी जगह है, स्पेस है, उसी को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो हम इस केंद्रक और कोशिका झिल्ली यानी न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच के स्थान को यानी स्पेस को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। अब देखिए, एक्चुअल में साइटोप्लाज्म में बहुत सारे कोशिका, बहुत सारे छोटी 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 संरचनाएं पाई जाती हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है ना। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को छोटी छोटी जो स्ट्रक्चर पाई जाती है यानी संरचनाएं पाई जाती है, इस संरचना को हम क्या कहते हैं? कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। इस संरचना को हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। बहुत सारे 10 से 12 सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। इसके बारे में एक एक करके हम बाद में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना, बाद में स्टडी करेंगे। देखिए, ये जैसे क्या है, ये राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, हिस्टोल, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, इंटरफेस डालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल, ये सब क्या है? ये कोशिकांग है। इन कोशिकांग के बारे में हम बाद में बात करेंगे, इसका क्या कार्य होता है, ठीक है ना। उसके बाद से हम कोशिका के तीसरे भाग देखेंगे। कोशिका का तीसरा भाग क्या कहलाता है? केंद्रक यानी न्यूक्लियस कहलाता है। देखिए, एक्चुअल में न्यूक्लियस जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में न्यूक्लियस बीच में रहता है। कहाँ रहता है? बीच में। अब यदि न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये इसमें जो भी क्रियाएं होती है, जो भी एक्टिविटी होती है, वह इसके द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल होता है, यानी केंद्रक के द्वारा कंट्रोल होता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसीलिए हम इसको यानी इसलिए इसको सेल ऑफ ब्रेन कहते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे कि जो इसमें ना ये कोशिकांग है, इसका एक्चुअल में काम क्या होता है, कार्य इसका क्या होता है? इसका काम होता है, जैसे हम एक कोशिकांग के बारे में बात करें यहाँ करेंगे, उसके बाद से बाद में चलकर हम सभी कोशिकांग के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। यदि हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, यह क्या है? एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एक सेल ऑर्गेनल्स है यानी कोशिकांग है।
देखिए यह माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांग है। इसका काम होता है, और ये इसका काम होता है जैसे जंतुओं के शरीर में, देखो जंतु जो होते हैं ना, जो एनिमल्स होते हैं, वह हमेशा एक्टिविटी करते रहते हैं, जैसे काम करते रहते हैं, ठीक ना। और उस काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, भोजन से। यानी हम जब भोजन करते हैं तो उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद वह कहाँ जाता है, हम लोग के ब्लड वेसल्स में, ब्लड में जाता है। और ब्लड के थ्रू जानते हैं कि ब्लड हमारे पूरे शरीर में यानी पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते रहता है। तो ब्लड के थ्रू जो भोजन किए हैं और उससे जो प्राप्त हुआ है यानी ग्लूकोज, वह कहाँ पहुंच जाएगा, वह कोशिका में पहुंच जाएगा। और कोशिका में भी कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाएगा, ठीक है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगा तो ग्लूकोज, देखिए ग्लूकोज जो है ना, वह टूटता है ऑक्सीजन के उपस्थिति में। ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब ग्लूकोज टूटेगा तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटेगा, तब हम लोग को ऊर्जा मिलता है। वह ग्लूकोज कहाँ टूटता है, वह ग्लूकोज टूटता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज पहुंचेगा प्लस ऑक्सीजन पहुंचेगा। दोनों जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचेगा, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब दोनों पहुंचेगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचेगा ग्लूकोज, तो यहाँ ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में यह टूट जाएगा, ठीक है ना। और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह माइटोकॉन्ड्रिया टूटेगा तभी हम लोग को एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, यह पावर हाउस ऑफ यूकैरियोटिक सेल है। यानी जीवों के शरीर का यह क्या है, कोशिका का यह क्या है, कोशिका का यह ऊर्जा घर है। क्योंकि इसी में ऊर्जा बनता है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कोई भी किसी भी काम को परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना, किसी भी काम को कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाते। उसी तरह और भी ये जो होते हैं ना, ये जो सेल ऑर्गन्स है, ये सेल ऑर्गन्स उसी तरह काम करते हैं। जैसे हम बात करें लाइसोसोम, ठीक है ना, तो लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम यह सेल में, ठीक है ना, सेल में सेल को जैसे क्या साफ करने में हेल्प करता है। जब सेल रप्चर हो जाता है किसी ना किसी तरीके से, तब उसको जैसे खत्म कर देता है, ठीक है ना। इसको सुसाइड वेव ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि यह खुद भी मर जाता है यानी डेड हो जाता है, और पूरे सेल को क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है ना। तो यह लाइसोसोम है। उसी तरह गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी क्या है, गोल्जी बॉडी लिपिड्स का प्रोडक्शन करता है। उसी तरह ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है कि यह जो सेल है, सेल का क्या है, स्केलेटन है। और इस ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक मींस खुरदरी अंतःप्रदब्बी जालिका उसको कहते हैं, जिसमें राइबोसोम्स क्या होते हैं, लगे रहते हैं, उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो हम जानते हैं कि राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है, ठीक है ना। तो इसी तरह हम समझेंगे जैसे कारक है, कारक का क्या काम है, जैसे यह सेल डिवीजन के समय क्या करता है, हेल्प करता है सेल को डिवाइड करने में, जिससे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। जंतुओं में क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास होता है। इसी तरह हम एक एक करके अब सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ ये समझे कि कोशिका के एक्चुअल में कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, न्यूक्लियस, ठीक है ना। न्यूक्लियस को कोशिका का दिमाग यानी ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है ना। यही इसमें भी, इसमें क्या पाए जाते हैं, इसके भी 4 भाग होते हैं। 4 भाग कौन कौन होते हैं, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन थ्रेड, और ये क्या है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में अब बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, सभी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में समझेंगे कि कोशिका कोशिका कोशिकांग क्या होते हैं। थैंक यू।